22 अप्रैल को एक वाकया रोनुमा होता है इंडिया के पास जो कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर है, उसमें पहलगाम में एक वाकया रोनुमा होता है। उसके चंद लम्हों के बाद ही यूं तस्वुर किया जाने लगता है कि अब यह हमला की शिद्दत बढ़ेगी और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा और हमला करने के बाद पाकिस्तान इसका जवाब देगा। मगर सूरत हाल आज 11 दिन के गुजरने के बाद जब 3 मई के दिन में प्रोग्राम कर रहा हूं तो इंतहाई मुख्तलिफ नजर आती है। अब ये मुख्तलिफ नजर आने की वजूहात क्या हैं और इसके सदबाब किस तरीके से किया जाता है। इंडिया के अंदर गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर यह माहौल पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है कि इंडिया के अंदर जो लोग बसते हैं वो इंतहाई ताकतवर हैं और तारीख ये साबित करती है कि उन्होंने बड़े बड़े बादशाहों के मुकाबले किए। इस हवाले से तवातुर के साथ ये मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि पाकिस्तान इंतहाई एक कमजोर मुल्क है और जहां पर ना सुई बनती है ना जिसके पास मलेरिया की दवा है। और इसका नतीजा ये निकला कि इंडिया में अब वो लोग हर चीज का कसूरवार किसी ना किसी तौर पर पाकिस्तान को ठहराकर अपनी सियासत को परवान चढ़ाते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में हकाइक इसी तरफ हैं? और फिर दूसरा सवाल हमारा यह बनता है कि क्या जिस जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था वो जंग क्यों कर नहीं हो पाई और उसकी वजह क्या है? और तीसरा और बुनियादी अहम सवाल जो इस वक्त खबरों के अंदर जीनत बना हुआ है और इस वक्त इंडियन के तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम व्लॉगर्स जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के चीफ की एक अहम तैनाती। और उस तैनाती में क्या मसाइल हुए ये समझने की जरूरत है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है और अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो उससे भी ज्यादा जरूरी है ताकि आप हक और सच को समझ सकें और आबाद को आगे बढ़ा सकें। आइए सबसे पहली गुफ्तगू को करते हैं और वो है पाकिस्तान की ISI के चीफ यानी कि आसिम मलिक साहब पर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को इस अहम मोड़ पर ज़ाहिर आज से पूरे एक साल पहले एक अहम जिम्मेदारी दी गई और वो जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें ISI का सरबराह बनाया गया। आसिम मलिक साहब और ISI के सरबराह का मतलब ये होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर पोजीशंस को अगर तस्वुर किया जाए तो उसमें जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, सदर मुमलिकत होते हैं, वहीं पर ये एक की पोजीशन यानी कि आसिम मलिक साहब को दी गई DG ISI यानी ISI के सरबराह की। ISI के सरबराह की इस अहम पोजीशन की वजह क्या है, क्यों है? क्योंकि ISI का यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खबर का नेटवर्क इस हद तक मजबूत है कि उनके पास तमाम इतलात मौजूद होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ, कब और किस तरीके से हो रही है। और जाहिर सी बात है जब उनके पास ये इतलात होती हैं तो उनके पास ये इख्तियार भी होता है कि कहाँ पर वो किन चीज़ों को रोक सकते हैं और कहाँ पर वो इन चीज़ों पर कंट्रोल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या वो अपनी मर्जी का एक फैसला कर सकते हैं। तो इस हवाले से जाहिर इस पोजीशन को एक बड़ी अहमियत दी जाती है और इस पोजीशन पर जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से यानी कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इस अहम पोजीशन को जनरल आसिम मलिक साहब को देना यकीनन एक बहुत बड़ी बात थी। और आपको मालूम है कि साबिक जो चीफ नदीम साहब थे वो रिटायर्ड हो चुके थे। अब बड़ा अहम सवाल अब शुरू होता है। अच्छा, तो इसकी वजह पहली बात तो ये हरगिज़ नहीं थी कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग का कोई मामला था। ज़ाहिर एक साल पहले जब ये ओहदा इन्हें दिया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान की जंग का ये इन्वायरमेंट नहीं था और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में वो कशीदगी मौजूद नहीं थी जो इस वक्त फिलहाल मौजूद है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद हैं जिसमें से अफगानिस्तान के साथ जो सरहद मुल्क है और जो ईरान के साथ है वहाँ पर TTP का मामला और दूसरी तरफ BLA का मामला यकीनी तौर पर अहमियत रखता था। अब इसका कुछ लोग इसका सियासी पस मंजर को भी देखते हैं कि जिसमें हमारे पास सियासी पस मंजर में इमरान खान साहब हों या फिर दीगर और सियासी जमातें हों। इस पस मंजर को मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा गुफ्तगू इस वक्त नहीं करना चाहता। मेरा फोकस इस वक्त आपको समझने के लिए भी और सबके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आइए एक और बात पर। पाकिस्तान के अंदर एक और अहम ओहदा भी होता है और वो बहुत ही अहम ओहदा होता है और वो ओहदा होता है ज़ाहिर के इंतहाई अहमियत इस हवाले से कि ज़ाहिर वो नेशनल स्ट्रेटेजिक जो आपकी असिस्टेंट है उस हवाले से बहुत ज़्यादा है और वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये लफ्ज़ आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा, यानी कि कौमी सलामती का एडवाइज़र। और ये ओहदा हमेशा एक ऐसे शख्स को दिया जाता है कि जिसके पास जो मशवरा दे सकता है, जो सजेस्ट कर सकता है। अब इस ओहदे की बुनियादी काम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी बात मैं टेक्निकल करना चाह रहा हूँ बगैर जज्बात के और उसके, ताकि इंडिया में बैठे हुए लोगों को खास तौर पर समझ में आ सके और पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी ये बात समझ में आ सके कि ये सिलसिला है क्या। अब नेशनल ज़ाहिर सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होता है उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जिम्मेदारी ये होती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को ये मशवरा दे सकता है, एडवाइज़र है कि वो उन्हें इस मामले में किस तरीके से फ़ैसला करना चाहिए और ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल के साथ साथ जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उसमें क्या क्या मामलात हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है अगर ये मामला किसी के पास भी अगर जाता है और उसके पास अगर अथॉरिटी होती है तो उसके पास अगर मालूमात होती है तभी जाकर वो एडवाइस दे सकता है। ज़ाहिर पहले मालूमात होगी तो उसी मालूमात की बुनियाद पर वो बेहतर मशवरा दे सकता है। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ओहदा है वो काफ़ी अहमियत रखता है और इस शख्स को भी जो इस ओहदे पर मौजूद हो उसे इंतहाई ताकतवर समझा जाता है क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम को मशवरा देता है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो मामलात चल रहे होते हैं और जो पाकिस्तान के या दीगर मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं उसके साथ वो कनेक्ट भी रहता है और वो उसके साथ जुड़ा हुआ भी रहता है और ज़ाहिर मुख्तलिफ जगहों पर बातचीत करने के लिए भी उसी को आगे रखा जाता है। इसलिए पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोजीशन को हमेशा अहमियत दी जाती है।
1969 के अंदर जब माशाल्लाह दौर खत्म होता है, पहला माशाल्लाह अयूब खान साहब का दौर खत्म होता है, तो उसके बाद याह्या खान साहब का दौर शुरू होता है और याह्या खान साहब के दौर से में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का मामला आगे रखा जाता है। और उस वक्त क्योंकि खास ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और ख़ास तौर पर बांग्लादेश की जो उस वक्त सारे मामला चल रहे होते हैं उस हवाले से, तो इस हवाले से खास नामों को रखा जाता है और ख़ास तौर पर इस हवाले से कई अहम नाम सामने भी आते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अगर आप तारीख उठा के देखिए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए जो सबसे पहले यानी गुलाम उमर साहब को रखा गया। गुलाम उमर साहब किसी तारुफ के असद उमर साहब, गुलाम उमर साहब आप समझ गए होंगे। 1969 में और 1971 तक उन्हें रखा गया। अच्छा, 1971 अब सारे बहुत बड़ा होता है और 1971 में जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का वक्त आता है और खास तौर पर उस वक्त भुट्टो साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक्त मोहम्मद अकबर खान साहब को ये बड़ा अहम ओहदा दिया जाता है और 1976 तक वो इस ओहदे पर रहते हैं। 1997 में जब कुछ तनाव की कैफियत पैदा होती है, भुट्टो साहब की सरकार को भी कुछ खतरा शुरू होता है, तो उस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत अहम नाम है टिक्का खान साहब और टिक्का खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रखा जाता है, उस अहम पोजीशन पर दिया जाता है जो वजीर आजम को मशवरे देता है। अच्छा, अब होता ही है कि 1978 में गुलाम हसन खान साहब को दिया जाता है और उसके बाद 1900 जब ये मार्शल लॉ का दौर होता है आमतौर पर, तो क्योंकि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं वो बराह रास्त अपने चीफ को ये पैगाम देते हैं, तो ज़ाहिर उस वक्त जब मार्शल लॉ लगा ज़ियाउल हक का, तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जरूरत को हटा दिया गया और ज़ाहिर उस वक्त जो और वो खुद क्योंकि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ज़ियाउल हक, तो ज़ियाउल हक को बराह रास्त इन्फॉर्मेशन जाती थी, इसलिए जो ज़ियाउल हक का दौर था उस ज़माने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब उसके बाद 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर हुकूमत आता है तो 1988 से लेकर जो 1990 तक है उसमें इकबाल अखुंद साहब को ये ओहदा दिया जाता है। उसके बाद फिर जब जिया साहब का परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आता है तो उस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जब दोबारा से दौर आता है इसका नवाज शरीफ साहब का, तो उस वक्त सरताज अजीज़ साहब को ये पोजीशन दी जाती है और आपको याद होगा कि 2014 और 13 के अंदर खास तौर पर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा थे, सरताज अजीज साहब को ये काम दिया गया था। इमरान खान के ज़माने में यूसुफ मोईद साहब इस काम को देखते थे और उसके बाद अब जो सूरत हाल है उसमें ये अहम ओहदा दिया गया है पाकिस्तान के चीफ DGISI को। अब इससे हुआ क्या है, दो तीन बातें, हम पहले टेक्निकल बातों को समझ लेते हैं और इससे इंडिया में इतनी बात ज़हर बहस क्यों आ रही है इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जब यहाँ पर बराह रास्त अब पाकिस्तान के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्ज़ी से ज़ाहिर ये हुआ होगा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से ये हुआ होगा, तो ये ओहदा एक ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए था जिसके पास बराह रास्त इन्फॉर्मेशन का सिलसिला हो। और ज़ाहिर अगर किसी और शख्स को लाया जाता है और जो कि उस वक्त उस फील्ड से रिलेट नहीं है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ जो बातें हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, ज़रा उस बात को समझिएगा। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान ये बात मामला हुए कि किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी जाए कि जिसके पास ये बराह रास्त इन्फॉर्मेशन और बराह रास्त वो एडवाइस करने की इस पोजीशन पर हो, इसलिए आसिम मलिक साहब का नाम दिया गया। अब जैसे आसिम मलिक साहब का नाम दिया गया वैसे ही अर्नाब जो आपने देखा होगा, नाम ओसवानी जो है वो इंडिया का चिल्लाने वाला, अच्छा इंडिया के जितने जंगजू एंकर्स हैं ना उन सब ने स्पेशल ट्रांसमिशन इस पर शुरू कर दी कि हो देखो इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया, इसका मतलब है पाकिस्तान के जो है ना वो इरादे ठीक नहीं है और पाकिस्तान ये करने वाला वो करने वाला है। टेक्निकली मैंने आपको बात समझाई कि इसकी रीजंस क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसके बाद अब हम आते हैं कि वो इतने खाइफ क्यों। अच्छा, वो खाइफ इसलिए क्योंकि ज़ाहिर आसिम मलिक साहब पर वो शुरू में इल्ज़ाम आयद करते रहे कि जनाब ये पाकिस्तान के इदारों ने किया। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इसके किनारे पर रहा, अब वो इस बात से खाइफ है कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अब ये एक मजबूत ट्रायंगल बन जाएगा। मजबूत ट्रायंगल का मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मलिक साहब और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये तीन की पोजीशंस के लोग होंगे। और इस सारी सूरत हाल में इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है या इंडिया पर को जो रिएक्ट करने की बात है या इंडिया को जो जवाब देने की बात है वो अब किसी और तरह हो जाएगी। यानी कि अगर इंडिया की तरफ से जंगजू कैफियत की अगर बात होगी तो फिर दूसरी तरफ से भी कुछ ऐसी सूरत हाल होगी। इसलिए इंडिया इस बात से बड़ा ही खाइफ नजर आता है कि ये क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया का जो अटैक है या इंडिया जो हमला करता है वो पाकिस्तान की हुकूमत पर कम करता है, वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर ज़्यादा इल्ज़ाम आयद करता है। तो उस सूरत हाल में ये की पोजीशन देना ये बात ज़्यादा अहमियत को इख्तियार करता है, एक ज़्यादा बड़ा अहम मैसेज दिया जाता है कि जी जनाब हम इसको फिर उसी तरीके से देखते हैं। तो इंडिया के अंदर इस वजह से ये मौजूद जो है बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। मैं समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि टेक्निकली अगर आप देखें इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले शख्स को अगर एडवाइजर अगर रख दिया जाए तो ज़रा बेहतर फैसला होता है। हमारे अपने बहुत सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर कि हम सियासी किरदार पर फौज की क्या गुफ्तगू करते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त जो है जो कैफियत है उसमें इस डिसीजन की एक बड़ी अहमियत है और इस डिसीजन को समझना चाहिए। इसी वजह से ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस पे शशबंश में मुब्तला हैं। अब आइए दूसरी बात, क्या वाकई में जंग हो रही है और क्या हम हकीकत पसंदाना इसका मुआवजा करते हैं और हम किसी और बात से निकलते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर एक जंगजू कैफियत ज़रूर बनाई गई है और एक जंगी माहौल को ज़रूर बताया गया है। मैंने जिस तरीके से अभी कहा कि अभी कल ही उनकी एक फिल्म का ट्रेलर एक रिलीज़ हुआ केसरी वीर के हवाले से। अच्छा, केसरी वीर के हवाले से मैं एक अलग वीलॉग कर रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ कि हमीर जी का मुतालिक जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि वो उसने बहुत सारे उस वक्त तुगलकों को शिकस्त दे दी थी, दरहकीकत ये सारी झूठी खबर है। लेकिन मैं बहरहाल इस वक्त अब उनको ये माहौल ये बनाया गया कि जनाब हम तो बहुत ताकतवर हैं और हम सबको कुचल सकते हैं।
अब क्या वाकई में इंडिया के अंदर जो सोच डाली गई है, इंडिया के इंडियंस के दिमाग में जो बात रखी गई है, वो किस हद तक ज़मीनी हक़ाइक़ से मिलती है, या वो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, एक ख्याली दुनिया के अंदर उन्होंने बनाई हुई है, अपनी ही नरगिसियत का शिकार है और अपने आप को दुनिया से उन्होंने काट लिया कि क्या ये वाकई में ऐसा मुमकिन है कि नहीं है। देखिए, दर हकीकत इंडिया की सोसाइटी को एक आइसोलेटेड सोसाइटी बना दिया गया है, एक अलहदा बसने वाला एक माशरा जो दुनिया से कटा हुआ है। उन्हें ये तक मालूम नहीं है कि जनाब पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है। वहाँ पर ज़ाहिर है आपने प्रोपेगेंडा, माजी का प्रोपेगेंडा कर ये बताया हुआ है कि मुसलमानों को हमने तहस नहस कर दिया है, दूसरा आपने प्रोपेगेंडा ये बताया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। इस सारी सूरत हाल में क्या हुकूमत के लिए फैसला करना आसान है जंगी बुनियाद पर? अब आते हैं इस बात पर। इंडिया की हुकूमत ने अपने हिंदू तवा के नज़रिए को बढ़ाने के लिए इस सोच को डाल तो दिया, लेकिन दर हकीकत इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि जनाब जंग पाकिस्तान से आसान नहीं है। हाँ, हम अपने लोगों को एक आइसोलेटेड दुनिया के अंदर, एक अलहदा दुनिया के अंदर रख तो सकते हैं, लेकिन दर हकीकत इस बात में हकीकत मौजूद नहीं है। ज़ाहिर अगर हम यहाँ से असला चलाते हैं तो वहाँ से भी हम असला चलाते हैं, और ज़ाहिर अगर दोनों तरफ से असला चलता है तो फिर जंग जब एक बार शुरू होती है, ये बात ठीक है कि जंग एक बार जब शुरू होती है तो उसके बाद ये रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। फिर हालात और वाक़यात ही तयन कर रहे होते हैं कि जंग की शिद्दत क्या होगी। एक बार जब गोली हाथ से चल जाती है तो फिर आप गोली को रोक नहीं सकते, फिर अब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती। ये एक आम फिनोमिना है कि गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए, गोली चलने के बाद सोचना इंतहाई बेवकूफ़ी होती है। तो अब हुकूमत ये सोच रही है वहां की कि जनाब अगर हम अटैक करते हैं तो किस पोजीशन पर क्या किया जाए, और पाकिस्तान अगर इसका जवाब देगा तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। अब इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि इंडिया को इस बात का अंदाजा है, उनके हुक्मरानों को, कि जंग शुरू करना आसान बात नहीं और फिर जंग के नताइज क्या होंगे, ये बात भी सबको मालूम है। इस कंडीशन के अंदर जब ये इतना बड़ा फैसला करना है तो ज़ाहिर ये जंगी कैफियत इस वक्त नहीं है। अब हो क्या सकता है, और ज़ाहिर पाकिस्तान के पास भी अपनी एक ताकत मौजूद है। पाकिस्तान एक बड़ी पावरफुल ताकत रखता है फौजी बुनियादों पर, खासतौर पर अभी जो इनके अब्दाली ने आज तजुर्बा किया पाकिस्तान ने, और खासतौर पर पाकिस्तान ने आके अगर आप चीज़ों को देखिए, और जिस तरह मैं अपने कई व्लॉग्स के अंदर देखता हूँ, पाकिस्तान के शाहीन और अबाबील के अंदर बड़ी कैपेबिलिटी है। देखिए अबाबील इस खत्ते का, पूरे साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसके पास अबाबील मौजूद है। अबाबील का मतलब यह है कि ये तकरीबन 2500 किलोमीटर पर एटॉमिक वॉर हेड सिर्फ एक नहीं ले जा सकता, कई वॉर ले जा सकता है। और ये बात इंडिया को, पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ, अगर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट देखें, पाकिस्तान के दावे को छोड़ दीजिए, इंडिया इंटरनेशनल मीडिया ये दावा करता है कि सिर्फ जिस बात की कंफर्मेशन है वो पाकिस्तान के पास 6000 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं, 6000, और जो वॉर हेड्स ले जाने के साथ साथ बहुत ही सिस्टम को डॉज करने वाले हैं। 6000 का मतलब है, मैं पहले बता चुका हूं कि इंडिया के एक एक खत्ते पर ये अटैक कर सकते हैं और इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये खुद भी इंडिया को मालूम है कि अगर इंडिया वहां से अगर बम्बार्टमेंट शुरू करता है तो पाकिस्तान किसी तौर पर, तो क्या जंगी कैफियत इस सूरत में हो सकती है? इस सूरत हाल में इस वक्त जंगी कैफियत पूरी दुनिया समझ रही है कि ये पुराना तनाव मौजूद है और इंडिया को इस बात का अंदाजा है कि वो अगर अटैक करेगा तो क्या उसके नतीजे होंगे। इसलिए इस वक्त इंडिया उस अटैक करने की पोजीशन में नहीं है। बाकी अवाम, उसका मीडिया जो कुछ भी कह रहा है कहने दीजिए, उन्हें खुद अंदाजा है कि वो नहीं कर सकते हैं। अब तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि देखिए ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के, उनका जो खास वहाँ पर टारगेट जो बातें कही जा रही है वो पाकिस्तान के मदारिस हैं, और पाकिस्तान के मदारिस के हवाले से वहाँ एक खास प्रोपेगेंडा है। और अगर वहाँ पर वो एक कोई भी एक ऐसा अटैक कर सकता है जिसमें किसी मदरसे पर या कहीं पर कोई ऐसा अटैक कर सकता है जिसके बाद दिखाई दे कि हमने ये तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन क्या उसके जवाब में पाकिस्तान खामोश रहेगा? पाकिस्तान ऐसा खामोश नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी उसके ऊपर अटैक करेगा। अभी तक पूरी दुनिया के अंदर, आप पूरी दुनिया के ममालिक को देखिए कि जब कभी भी किसी मुल्क के अंदर जंगी कैफियत पैदा होती है तो सबसे पहले अमेरिका, यूके, यूरोप कहना शुरू कर देता है भाई इंडिया से और पाकिस्तान से हमारे लोग वापस आना शुरू हो जाएं। आपको क्या ऐसा अभी कहीं नजर आया? ऐसा नजर नहीं आया। 11 दिन हो चुके हैं, अब कहीं पर जो है वो एक स्ट्राइक की जा सकती है और स्ट्राइक के जरिए वो इंडिया के अपने लोगों को खुश कर सकते हैं। हाँ देखिए हमने बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने अभी पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, इस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं। ताहाल इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, सिवाय एक आध स्ट्राइक और एक आध स्ट्राइक पर पाकिस्तान इसका जवाब देगा, इस तरह की कोई इंडिया की तरफ से इस वक्त पोजीशन नजर नहीं आती। 11 दिन हो गए। अब पहलगाम का मामला आपने देखा होगा कि इंडिया के टीवी चैनल्स को आप देखिए, मैं आपको हेडलाइन, मैं आपको, आप अपने टीवी, अपने जो मोबाइल से भी उसको कर सकते हैं। आप इस वक्त जी न्यूज़ पे जाएं, आप इस वक्त इनके चैनल 18 पर जाएं, आप इनके जो है वो रिपब्लिक टीवी पे चले जाएं, आप इनके दीगर टीवी चैनल्स पे चले जाएं, इनके वीलॉगर्स पे चले जाएं, वहाँ अब ये इशू जो है वो दूसरे तीसरे नंबर की खबर हो चुकी है। अब वो पहले नंबर की खबर नहीं रही। 11 दिन हो चुके हैं। अब वो कोई स्ट्राइक करके इसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ताहाल फिलहाल कोई बड़ी जंग का खदशा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां हैं और दोनों हुकूमतों को मालूम है कि हमें रिस्पॉन्स क्या करना है। एक और सवाल मुझसे बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जी देखिए हम जंग के खिलाफ हैं, हम जंग के खिलाफ है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान डर? नहीं, पाकिस्तान इन हालात से बहुत ज़्यादा गुजरा है। पाकिस्तान के हर शहर में बारूद ही देखा। इंडिया के अंदर जो वो आज तक किसी जगह पर इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने पाकिस्तान के शहरों में इतने वाक़यात हो चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग में 1.25 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं। कराची शहर के अंदर 40-50 हज़ार लोग शहीद हुए हैं। तो अगर आप इन सब माहौल को देखिए तो वो हम उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान ने अपने माजी के तजर्बे से सीखा है कि डिप्लोमेटिकली हमें कैसे चलना है। हमें आलमी बिरादरी को ये बताते रहना है कि जहालियत की इब्तदाई वजह इंडिया है और इंडिया है और इंडिया है। तो ये पाकिस्तान की कमजोरी नहीं, जिस तरह इंडिया के अंदर पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान हर एक से रिक्वेस्ट कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान एक राय आमा को हमवार कर रहा है और पाकिस्तान इस मामले में राय आमा को हमवार करने में बहुत हद तक कामयाब हुआ है कि देखिए इंडिया कर रहा है, हम नहीं कर रहे। देखिए इंडिया कर रहा है, हम नहीं कर रहे। देखिए आप बीच में आइए, आप देखिए जिस तरह पाकिस्तान के वजीर दिफा ने बात कही, जनाब ये तो
अगर कोई 4-5 मुल्क अगर आना चाहते हैं, बीच में बैठकर अगर खुद तफ्तीश करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इट्स अ गुड डिसीजन। मतलब किस हवाले से गुड डिसीजन कि जनाब आपने तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं, आप आके कर लीजिए। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली और डिप्लोमेसी के जरिए और फिर दीगर ज़ाहिर सिफारती के जरिए इस बात को कर रहा है। अगर इंडिया के अंदर कोई तासुर दे रहा था, डर गए, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। सियासत इसी का नाम होता है और आप इसी मामलात को देखते हैं कि जनाब आप सबको कहते हैं देखिए कर कौन रहा है, और ये बात पाकिस्तान ने करने में कामयाब हुआ है। और पाकिस्तान की इसी मौक़िफ़ की जीते कि पहले अगर हमले होते थे तो पहले बराह रास्त अमेरिका हो या यूके हो पाकिस्तान को मशवरे देने लग जाता था कि नहीं नहीं आप पाकिस्तान को, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी तरीक़ाकार होता है ना, ये कर रहे हैं आप जाके देखें इनको पूछे हम तैयार है तफ्तीश कर रहा है, इसका कमजोरी नहीं है। तो एक पाकिस्तान की ज़रा डिप्लोमेसी है, इसे सिफारती सतह पर बहुत कम लोग, अगर आप समझते हैं सिफारती सतह पर किस तरीके से होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मामला किस तरह से चल रहे हैं। फिर तीसरी इसकी खबर, जो तीसरी बड़ी खबर ये थी कि अब ये सारे मामलात की जब हम पूरी तफसील के साथ इसको गहराई के अंदर जाते हैं तो हम दो नताइज पर पहुंचते हैं कि इंडिया के अंदर जो जंगी माहौल पैदा किया जा रहा है वो एक अलग बात है, हुकूमत इसको किसी अलग सतह पर सोच रही है। और अगर ये कैफियत बनाई जा रही है कि उसे भी मालूम है कि अगर जंग शुरू होती है तो ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। नुकसान हमें जितना भुगतना था पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान एक वक्त तक भुगत चुका है। अब पाकिस्तान को उस नुकसान की परवाह नहीं, अब नुकसान सारा का सारा इंडिया की तरफ होगा। तो ज़ाहिर वो भी उस तरीके से जाने की तरफ नहीं जा रहे। तो ये दोनों खबरें की डिटेल हमने आपको बताई।